जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम में मान के चलिए आना तय है। जितने भी सेट का पेपर बनता है, हर सेट में ये सभी अभिक्रियाएं आना लगभग तय है। मान के चलिए ऐसा कि उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करवाने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में, जो लगभग मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आना तय है। यदि इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारी यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उन्हीं अभिक्रियाओं को जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए स्मिट अभिक्रिया। सबसे पहले आपको बता दूं, स्मिट अभिक्रिया हम किसे कहेंगे ना। जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया, ध्यान से समझिएगा, जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में मेथिल एमीन बनता है और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको ये कहानी लिखना पड़ेगा और कहानी लिखने के बाद में आपको रासायनिक अभिक्रिया का रिएक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। यदि आप इतना नहीं करेंगे तो आपका नंबर फुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, आप भी साथ साथ लिखते चलिए ना, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी और लास्ट में आपको ये समझ में आएगा कि आज हमने कितना पढ़ाई किया है। समझे कि नहीं। स्क्रीनशॉट मारने से अच्छा है कि आप सभी लोग एक पेन और कॉपी आप लेके बैठिए, ताकि साथ साथ पढ़ते चलिए और साथ साथ लिखते चलिए। इससे ये होगा कि आप जितना पढ़ेंगे एक कॉपी में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको समझ में ये आएगा कि वास्तव में हमने कितना स्टडी किया है आज। समझे कि नहीं समझे। हम ऐसा लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे एसिटिक अम्ल की क्रिया। कौन सा? एसिटिक अम्ल की क्रिया। ध्यान से समझिए और साथ ही साथ लिखते चलिए। ओके, एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे कराना है? हाइड्रोजोइक अम्ल ना, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर, अम्ल से कराने पर क्या प्राप्त होता है? मेथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या? मेथिल एमीन प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसमें कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको मेथिल एमीन प्राप्त होगा और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, जब भी मेथिल एमीन प्राप्त होगा ना तो उस समय कुछ और उत्पाद भी बन जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि मेथिल एमीन ही बने, इसके अलावा भी कुछ और उत्पाद बन सकते हैं। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, यही है एसिटिक अम्ल। जब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हम करेंगे हाइड्रोजोइक अम्ल से, इसका फार्मूला होता है N3H। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ ना, हाइड्रोजोइक अम्ल। और ये क्या है बाबू? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। जब एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो उस कंडीशन में आपको प्राप्त हो जाता है मेथिल एमीन, यानी CH3। ये तो हो गया मेथिल, और एमीन कब होगा? जब NH2 होगा, यानी एक ठो और H कितना? 2 ठो। तो उस कंडीशन में आपको मेथिल एमीन प्राप्त हो गया। इसको बोलेंगे हम मेथिल एमीन।
ठीक है। आपको बता दूं साथ ही साथ कुछ और बनता है ना, क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक और भी उत्पाद बन जाते हैं साथ में, और नाइट्रोजन गैस बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऊपर उड़ जाएगा, नाइट्रोजन भी गैस है, ऊपर उड़ गया, समझे कि नहीं। तो लास्ट में हमको मेथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। तो देखा जाए अगर यहाँ पे तो कार्बन की संख्या 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 1 2 है। हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे कितना है 3 और 1 4, और यहाँ लेकर के 5 ठो, ठीक है। इसमें देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, संतुलित है। इसमें देखो ऑक्सीजन कितना है 1 और 1 2, इसमें कितना है 2। इसके बाद आती है नाइट्रोजन की बारी, इसमें 3 है और इसमें 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 3, यानी कि समीकरण संतुलित है, ठीक है। आपको बता दूं कि इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट के स्टडी में रख लीजिए, VIP, ओके। इसको आप कभी भी ज़िंदगी में भूलिएगा मत। तो दूसरी अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो सेकेंड नंबर डाल लीजिए हेडिंग आप सभी लोग, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। अगर पहला वाला अभिक्रिया आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि पहला अभिक्रिया आपको कैसा लगा। इसके बाद हम समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता दे रहे हैं और आप केवल लिख लीजिए या तो फिर मोबाइल में केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आप राजा आदमी बन करके सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आपके एग्ज़ाम की जो टाइम है बहुत कम बचा है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं कि डेफिनेशन इसका लिख देते हैं, इसके बाद हम रासायनिक समीकरण देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान से समझिए, निर्जल यानी बिना जल का AlCl3 की उपस्थिति में क्या चीज़, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की, किसकी, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया किससे, मेथिल क्लोराइड से कराने पर, किससे, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त हो जाएगा टॉलुइन, प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ लिखता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले ये कहानी लिखना है, इसके बाद ही आपको ये रासायनिक समीकरण देना है। ऐसा यदि आप करते हैं कि केवल रासायनिक समीकरण दे देंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको ये कहानी लिखना पड़ेगा कि किसकी अभिक्रिया हमने किससे कराया है तो क्या बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताए हैं कि निर्जल हमें AlCl3 लेना है ना, ये एक प्रकार की उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक एरो है, तीर, यानी इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया को ये दर्शा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं निर्जल AlCl3 और इसकी उपस्थिति में जब बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो जब बेंजीन की क्रिया हम करते हैं किससे, लिखा है मेथिल क्लोराइड से, तो मेथिल क्लोराइड को बोलते हैं CH3, मतलब हुआ मेथिल, और इसमें Cl जोड़ दीजिए तो मेथिल क्लोराइड। इसका नाम मैं लिख रहा हूँ मेथिल
राइड। ठीक है, यानी जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? टालुइन। टालुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3। क्या चीज़? C6 और H5 फिर CH3। तो क्या बचा? एक H यहाँ बचा है और Cl ये वाला, तो प्लस में HCl आपको बन के तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं टालुइन। टालुइन इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसका नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक मन में आपके प्रश्न आया होगा कि क्या अगर हम नाम लिखेंगे तो नहीं काम चलेगा? तो आपको बता दूं कि जो उत्पाद बनाना है यानी टालुइन बनता है तो टालुइन का आप लिख लीजिए। अगर उधर का याद नहीं है तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप उसका नाम लिखेंगे तभी चलेगा। लेकिन जो आप यहाँ पे बताए हुए हैं कि टालुइन बनता है तो आपको बताना पड़ेगा कि टालुइन यहाँ पर ये वाला है और इसी को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है सब्सक्राइब एंड ज्वाइन नाउ, तो इस पर फिर से फोकस करो। चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को जोड़ दीजिए और इससे ये होगा आपको कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? हमने इसमें केवल इतना ही बताया है कि जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको टालुइन प्राप्त हो जाता है। टालुइन का सूत्र होता है C6H5CH3 और इसके साथ साथ HCl निकल जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि बेंजीन को हम चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर ऐसा चित्र बना दिए तभी हम मानेंगे ये बेंजीन है, या ऐसे नहीं दिखाएंगे तो एक और तरीका है। आपका मन है तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे, और एक यहाँ ऐसे तीर, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसको ही बोलते हैं बेंजीन। तो आप या तो फिर इसका अणुसूत्र लिख के दिखा दीजिए या तो फिर आप इस प्रकार से बना दीजिए, तभी माना जाएगा बेंजीन है ये। ठीक है, तो अगर मान लो आप ये लिखते हो और इसका नाम बेंजीन, तो टालुइन को कैसे लिखोगे? तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी CH3 जोड़ोगे ऊपर और नीचे आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। यानी C6H5 को इसे दिखाएंगे और इसमें CH3 जुड़ गया है तो हम समझेंगे ये टालुइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो मन है उसको बनाइए। आप ऐसे बनाइए तभी काम चल जाएगा या ऐसे बनाएंगे तभी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेकेंड अभिक्रिया को समझ चुके। अब अगर तीसरी अभिक्रिया की बात करें तो आपको समझना चाहिए कैनी-जारो अभिक्रिया। कौन सा? कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब अभिक्रियाएं हैं, इसलिए इन सब की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा ना। इसमें हमें क्या करना है कि फार्मेल्डिहाइड की क्रिया कराना है। किससे? कोई क्षार से। जैसे मान लो NaOH हो गया या तो फिर KOH हो गया, कोई भी क्षार आप जो भी आपको पसंद आता है उस प्रकार से। यानी कि फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, और इस फार्मेल्डिहाइड की क्रिया हम कराएंगे किसी क्षार से। मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जब फार्मेल्डिहाइड की क्रिया, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया, ध्यान देंगे, फार्मेल्डिहाइड को हम चाहें तो लिख सकते हैं मेथेनल। मेथेनल, कोई आवश्यक नहीं है कि फार्मेल्डिहाइड लिखिए, ये इसका सामान्य नाम होता है, जबकि मेथेनल IUPAC नाम होता है। ठीक है, तो लिखे हैं कि जब मेथेनल की क्रिया, ओके, NaOH कोई क्षार है ना, से कराते हैं, से कराने पर, या कराते हैं ना, कराते हैं, ऐसा लिखते हैं कि जब फार्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल? मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है और साथ ही साथ सोडियम फार्मेट। ठीक है, यानी मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम
फॉर्मेट प्राप्त होता है, क्या होता है, प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने इसमें लिखा है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं, थोड़ा सा कैमरा में देख लेते हैं कि ये नीचे का पोर्शन आ रहा है कि नहीं, तभी आपको बताएंगे कि यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम NaOH एक क्षार है ना, इसे जब क्रिया कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है मेथिल अल्कोहल CH3OH तथा साथ ही साथ सोडियम फॉर्मेट यानी कि HCOONA, इसी को बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए मेथेनल, यानी आपका मन है तो आप लिख लीजिएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CH3 को बोलते हैं मेथिल और OH को बोलते हैं अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल, या एक और नाम इसको बोलते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल जो है इसका IUPAC नाम है ना, और इसको हम बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने 3 अभिक्रिया अभी तक बताया है, स्मिथ अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया। ये सबको VIP मानिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब अभिक्रियाएं हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना समय आपको दे रहा हूँ तो आपको तैयारी करना है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपना समय भी इसकी तैयारी में दीजिए। ठीक है, तो 3 अभिक्रिया पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम समझते हैं अगला रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन का नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सा? वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसका एक बड़ा भाई भी है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। उन दोनों को भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आप समझेंगे नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेने हैं। किसके? एल्किल हैलाइड। आपको अभी बताएंगे कि एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है ना, कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, कैसा लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, कितना के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके, सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाता है भाई? एल्केन बनाता है, एल्केन बनाता है, तथा इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने बोला है कि एल्किल हैलाइड। आपको बता दूं कि जब एल्केन ग्रुप के सदस्य में से, ध्यान से समझिएगा, एल्केन ग्रुप के सदस्य में से जब एक हाइड्रोजन को हम कम कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो जौन सा ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप।
कौन सा, एल्किल ग्रुप ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जब इसमें से हम हाइड्रोजन को कम करते हैं, एक हाइड्रोजन कम, तो आपको प्राप्त हो जाएगा एल्किल ग्रुप। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। यहाँ +2 है, यहाँ +1, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अधिक है लेकिन यहाँ पे एक कम है, ठीक है। तब कहने का मतलब है कि एल्किल ग्रुप के साथ में अगर मान लो कोई हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व जुड़ा है, क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व, क्या, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व। हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व को हम X से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, X से। और हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व में आता है 4 मुख्य तत्व, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। ये 4 ठो तत्व होते हैं हाइड्रोजन ग्रुप का, जिसे हम X से दिखाते हैं, और एल्किल ग्रुप को हम दिखाते हैं R से, किससे, R से। तो जब मान लेते हैं कि यहाँ पे N की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ रखते हैं N की वैल्यू, तो आपको प्राप्त हो जाएंगे CH3 या C2H5 या C3H7, इस प्रकार से प्राप्त होते चले जाएंगे C4H9। इस प्रकार से इसको बोलेंगे मेथिल, इसको एथिल, इसको प्रोपिल, इसको ब्यूटिल, ठीक है। और जब इसी एल्किल समूह के साथ में इस हाइड्रोजन ग्रुप, जिसे हम हैलाइड बोलते हैं, यहाँ पे बोला है हैलाइड, समझना ध्यान से, हैलाइड। तो जब एल्किल ग्रुप के साथ में हैलाइड ग्रुप के तत्व आपस में जुड़ते हैं, तो दोनों को जब जोड़ दिया जाता है ना, तो उसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। जैसे CH3 के साथ मैं जोड़ता हूँ Cl, तो लिखेंगे CH3Cl, इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, ठीक है। ये एक है एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप के तत्व है, इतना यौगिक है एल्किल ग्रुप के, और यहाँ पे हाइड्रोजन या हैलाइड कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। तो इसमें बोला यह है कि एल्किल हैलाइड के 2 अणु होना चाहिए, यानी 2 बार आपको लेना है सेम चीज़। अगर यहाँ पे CH3 और Cl लिखे हैं और यहाँ पे C2H5, यहाँ पे चाहते हैं कि चलो आप Br जोड़ दो, क्या जोड़ दो, Br, तो मान लो अगर इसको लेंगे तो इसी को एक बार और लेना है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसकी 2 अणु लेना है ना। तो जैसे मान लेते हैं मैं इसी को लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, उससे अच्छा है कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जब एल्किल ग्रुप के तत्व में, एल्किल ग्रुप को हम R से दिखाते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया, इसके साथ मान लो कि जुड़ा हुआ है क्या चीज़, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व, यानी X जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, RX को ना। और हम क्या करते हैं कि इसके 2 अणु लेने हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ RX लिख दूँ, तो यहाँ भी RX, यहाँ भी RX, यानी 2 अणु हो गए। कोई आवश्यक नहीं कि X इधर लिखें, अपने सुविधा के लिए हम इधर लिखते हैं, ठीक है। ये भी एल्किल हैलाइड है, क्या है, एल्किल हैलाइड। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु आपस में क्या करते हैं कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। जब शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो आपको प्राप्त होता है एल्केन। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। कैसे प्राप्त होगा, तो ये वाला R इस R के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इतना अलग हो जाएगा, ठीक है, R और R, यानी कि जब R R के साथ जुड़ेगा, जब एल्किल के साथ जुड़ता है तो आपको एल्केन प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपको प्राप्त होगा Na और X। क्या, Na और X। यहाँ पे X 2 बार है, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ एक ही है तो यहाँ 2 कर दो, 2 ठो हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, तो यहाँ पे 2 कर दो ना। तो ध्यान ये देना है कि R की वैल्यू आप कुछ रख दीजिए एग्जाम्पल में, कुछ भी एग्जाम्पल आपको रखना पड़ेगा ना, एग्जाम्पल में कुछ भी रखो। जैसे मान के चलता हूँ कि CH3 मैं रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो लिखो CH3, और यहाँ पे X की वैल्यू मैं चाहता हूँ कि चलो Cl लिखता हूँ, Cl प्लस यहाँ पे हो गया 2Na प्लस यहाँ पे X की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो रखे हैं वही रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Cl रखेंगे, और यहाँ पे जो R है, R की वैल्यू हम लिखे हैं क्या चीज़, CH3, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इतना सा पोर्शन जो है, इतना सा
ये आपस में जुड़ जाएगा, अभिक्रिया कर लेगा। और किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा एल्केन। जब ये मेथिल इसके साथ जुड़ेगा यानी CH3 जुड़ेगा CH3 के साथ, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज़? यहाँ पे हो जाएगा C2 और H6 ना, तो इसको हम बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। तो एल्केन ग्रुप के सदस्य रहेगा तो आपको बोलना है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो एथेन बोलेंगे, ठीक है। तो एथेन प्राप्त हुआ, एक एल्केन ग्रुप के सदस्य है ना, इसको बोलेंगे एथेन, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 2 है, ये है, और x की वैल्यू यहाँ से रख दो Cl NaCl, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, आप सीधे ये लिख दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी है तो अब समझते हैं इसके बड़े भाई के बारे में, जिसका नाम है वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या है इसके बारे में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं इसलिए ना। इसमें क्या करना है कि सेम इसी प्रकार से रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान देना कि जब एल्किल हैलाइड, सेम लिखना है, ध्यान देना, एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, यहाँ पे एक शब्द मैं जोड़ रहा हूँ, एरिल हैलाइड, अभी मैं इसको समझाऊंगा ना। जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड को, आगे सब सेम होना चाहिए, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी ना, सोडियम धातु के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल एरिन प्राप्त होता है। तो एल्किल एरिन प्राप्त होता है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, एल्किल एरिन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को, ध्यान देना, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको समय दे रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि आप भी समय दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसका हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, ध्यान से समझिएगा कैसे लिखेंगे। इसमें बोला ये है कि जब एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब ये वाला ना, यानी RX मतलब एल्किल हैलाइड तथा इसके साथ साथ एरिल हैलाइड। आपको बता दूं कि हमने पढ़ा था कभी बेंजीन के बारे में। बेंजीन की संरचना इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बेंजीन, और इसका अणु सूत्र ऐसे हम लिखते हैं C6H6, C6H6, ये बेंजीन की होती है अणु सूत्र। जब बेंजीन में से, किस में से, जब बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, तो उसे जो प्राप्त होता है इसको हम बोलते हैं बेंजील। क्या बोलते हैं? बेंजील बोलते हैं, ठीक है। इसी को एक और नाम दिया गया है बेंजीन को, एरीन। क्या? एरीन। जब इस एरीन या बेंजीन दोनों एक ही चीज़ है, जब इसमें से एक हम हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो उस कंडीशन में जो हमें प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे एरील। क्या बोलेंगे? एरील। बेंजीन में से एक एच कम करो, बेंजील कहलाएगा। एरीन में से एक एच कम करो, एरील कहलाएगा। सामान्य सूत्र दोनों का सेम है और अणु सूत्र भी सेम है, इसका C6H6, इसका भी C6H6, दोनों सेम है। तो इससे हमें क्या यहाँ पे प्राप्त होगा? यहाँ पे बेंजील का सूत्र होगा C6H5,
एरिल का सूत्र क्या होगा, C6H5। कहने का मतलब इसका जब संरचना बनाएंगे इस प्रकार से तो बेंजीन का इस प्रकार से बनता है। ध्यान देना, ये तो बेंजीन का हो गया, लेकिन जब बेंजीन बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, ये सेम रहेगा यही चीज़, लेकिन एक ऐसे निकला हुआ रहेगा। इसका मतलब ये किसी से जुड़ेगा, ठीक है, सेम रहेगा ना। तो इसमें बोला ये है कि इस बार एरिल में यानी C6H5 में जोड़ दो कोई हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व। अब बेंजील को हम बोलेंगे R डैश, क्या बोलेंगे, R डैश। हम चूंकि एल्किल ग्रुप को हम R से दिखाए हैं तो बेंजील ग्रुप को हम दिखाएंगे R डैश से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R डैश X, ठीक है, ध्यान से समझना। यानी जब एल्किल हैलाइड यानी RX यानी क्या है ये, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। जब एल्किल हैलाइड तथा साथ ही साथ एरिल हैलाइड ना, एरिल का मतलब C6H5, इसको हम बोल रहे हैं कि R डैश से दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे R डैश और क्या X, यही ना। तो हम अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं कि इस X को हम इधर लिख देते हैं, जैसे इसमें लिखे थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी क्या है, एरिल हैलाइड, तो इसका नाम लिखता हूँ एरिल हैलाइड। ध्यान से समझना, जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में बाबू, तो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो आपको एक नया चीज़ प्राप्त होता है। क्या चीज़ प्राप्त होता है बाबू, तो एल्किल एरिन, यानी आपको एरिन तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एरिन, यानी कि आपको R डैश प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपको एल्किल भी प्राप्त होगा, यानी R, यानी R डैश के साथ ये वाला। कहने का मतलब जैसे इसमें था वैसे ही इसमें रहेगा, ये इसके साथ अभिक्रिया कर देगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना, यानी R डैश के साथ R, R डैश के साथ R जुड़ेगा। इसका नाम क्या है, एल्किल एरिन, एल्किल एरिन, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा, Na और X, Na और X। यहाँ भी देखो X 2 बार है, तो यहाँ भी X 2 बार करना पड़ेगा। सोडियम 2 ठो हो गया, यहाँ पे सोडियम 1 है तो 2 ठो करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, इसको बोलेंगे एल्किल एरिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है R मतलब एल्किल, एल्किल ग्रुप के सदस्य का कोई का नाम लिखो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH3, आपका मन है C2H5 लिखो, आपका मन है C3H7 लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, बस R की वैल्यू लिख लो। अब X की वैल्यू हम चाहते हैं Cl रखूं, X मतलब हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व, तो Cl Bri चाहे F में से कुछ भी रखो, तो मेरा मन था ये रखने का, इसलिए यही हमने रख दिया। प्लस 2Na ये है, प्लस X की वैल्यू कहाँ से रखेंगे भैया, तो X की वैल्यू जो यहाँ है वही सेम यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ Cl है तो यहाँ भी Cl, और यहाँ R डैश है, R डैश है यानी कि एरिल, एरिल का मतलब C6H5, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे और CH3 और C6H5 आपस में जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शुष्क ईथर, और यहाँ पे आपको गर्म करना पड़ेगा, और साथ में आपको प्राप्त हो जाएगा क्या क्या, ये वाला C6H5, ये R डैश, प्लस में इसमें जुड़ेगा CH3 यानी CH3 जुड़ जाएगा, प्लस में 2Na X, X की वैल्यू कितना है, Cl है, यहाँ पे Cl जोड़ दो तो NaCl ना। तो इसका एक और नाम है टॉलुइन, क्या है, टॉलुइन इसका नाम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो CH3 को ऐसे लिखो और नीचे एक बेंजीन रिंग के साथ इसको जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से इसको भी हम बोलते हैं टॉलुइन, क्या बोलते हैं, टॉलुइन, ठीक है। तो ऐसे लिखो तब भी काम चलेगा, ऐसे लिखो तब भी। आप इसको लिख सकते थे ऐसे भी, जैसे मान लो कि Cl है ना, जुड़ा हुआ है C6H5 से, तो आपका मन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये भी क्या है भाई, एरिल हैलाइड है, ठीक है, इस प्रकार से ना। तो आप केवल जब भी आपको पूछता है वोल्टेज स्प्लिटिंग अभिक्रिया, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिख लीजिए, आपको ये नहीं आता है तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है, दो में से एक काम जरूर कीजिए, ओके। तो इस प्रकार से वोल्टेज अभिक्रिया समाप्त होती है ना। अब हम अगला अभिक्रिया समझते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं अगला अभिक्रिया, जिसका नाम है रीमर टीमन अभिक्रिया,
रीमर टीमन अभिक्रिया। आपको बता दूं, रीमर को पूछ देता है कभी कभी राइमर टीमन अभिक्रिया। रीमर कहेगा तब भी ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया कहेगा तब भी ठीक है। ठीक है, आप ये समझना कि इसी अभिक्रिया के बारे में पूछा है। इसमें करना कुछ नहीं है ना, करना कुछ नहीं है। इसमें जो फिनॉल लेना है, लिखेंगे जब फिनॉल, जब फिनॉल, फिनॉल समझते हैं, फिनॉल जी, बेंजीन रिंग में OH को जोड़ेंगे तो बन जाता है फिनॉल। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, क्या मिलाना है, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म मिलाकर, क्या चीज़, जब फिनाल में क्लोरोफार्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर, कितना ताप पर गर्म करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को रीमर या राइमर, जो भी ना, टीमन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम मन में ये समझ के पढ़ो कि हाँ भाई ये अभिक्रिया कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको नींद नहीं आना चाहिए, नींद आना बिल्कुल नहीं चाहिए। ध्यान देना, हम क्या करते हैं कि फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को इस प्रकार से हम दिखाते हैं C6H5OH, ये फिनॉल है। जब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें क्लोरोफार्म मिलाइए, क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3, क्लोरोफार्म, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको भी मिक्स कीजिए और इसका तापमान जो है 333 केल्विन कीजिए, इसको गर्म कर दीजिए। जब गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसको हम जोड़ते हैं इस फिनॉल में। जब इस फिनॉल में, जो हम फिनॉल यहाँ पे लिए हैं, जब इस फिनॉल में CHO जुड़ता है, क्या चीज़, CHO, जब CHO जुड़ जाएगा ना तो एल्डिहाइड बन जाएगा। कौन सा, सैलिसिल। यहाँ पे जब हम जोड़ देंगे CHO, भाई एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO ही होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। और साथ ही साथ आपको प्राप्त होगा NaCl, और साथ में आपको जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसका नाम ले लेते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे Cl कितना है, 3 बार है, यहाँ 1 बार है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सोडियम 3 हो गया ना, यहाँ भी 3 कर देंगे, 3 सोडियम हो गया। और ऑक्सीजन देते हैं, कितना है, यहाँ है 1 और 3, यहाँ पे 4, इधर 2 और यहाँ पर एक 3 है। अगर यहाँ हम 2 कर देंगे तो काम बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है ना। ये रीमर टीमन अभिक्रिया है, आप लोग को बताना है कि ये समझ में आया कि नहीं। ये है क्या चीज़, फिनॉल है, इसका नाम आप लिख लीजिए फिनॉल। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते होंगे, ये सोडियम क्लोराइड है, वो जल है। ठीक है, जब हम 7वां अभिक्रिया की बात करते हैं तो 7वां अभिक्रिया में आपको समझना चाहिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से समझना ना। इसमें करना क्या है, ज़्यादा कोई खास नहीं है इसमें, लेकिन खास है। जब इस सोडियम एल्को ऑक्साइड की क्रिया, सोडियम एल्का ऑक्साइड, इसको मिला के लिखते हैं ना, एल्कोक्साइड,
जब सोडियम एल्कोऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से की जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। इसका रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई? तो सोडियम एल्कोऑक्साइड बोला है, इसका मतलब कि सोडियम एक धातु होना चाहिए और इसमें ऑक्साइड होना चाहिए, यानी सोडियम के साथ O होना चाहिए ना। इसमें एक और है एल्क मतलब कार्बन की संख्या 1 होना चाहिए कि 2 होना चाहिए कि 3 होना चाहिए, अपने मन से कुछ रखो, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, यही सब ना। आपका मन है CH3 रखो, आपका मन है C2H5 रखो, आपका मन है C3H7 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ C2H5 रखने के लिए ना, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम एथा ऑक्साइड, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए एथ, अगर एक कार्बन होता तो मेथ, तो सोडियम मेथा ऑक्साइड, सोडियम एथा ऑक्साइड, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सोडियम एल्का ऑक्साइड, यानी कि इसको हम बोलेंगे सोडियम एथा ऑक्साइड। क्या? सोडियम एथ, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है ना, इसलिए एथा ऑक्साइड। जब सोडियम एथा ऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड का मतलब एल्किल ग्रुप के कोई तत्व यौगिक रहेगा, जैसे मान लो C2H5, इसके साथ हैलोजन ग्रुप का तत्व जुड़ा है, जैसे मान लो Cl, ठीक है। तो जब हम सोडियम एल्कोऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? ईथर। कैसे बनेगा भैया? ऐसे बनेगा C2H5O C2H5, ठीक है, C2H5O और C2H5 ऐसा बनेगा, C2H5O फिर C2H5 प्लस यहाँ बचा है Na और Cl, तो NaCl, इसको हम बोलते हैं डाई एथिल ईथर। डाई मतलब 2 बार, एथिल है, क्या है? एथिल, यानी C2H5 2 बार है ना, तो डाई एथिल और O मतलब ईथर, ये साधारण नाम है, ठीक है, डाई एथिल ईथर। और साथ ही साथ क्या है? ये नमक है ना, नमक है या सोडियम क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पे बोला ये था, ये क्या है भाई? एल्किल हैलाइड है ना, यानी कि क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड, ध्यान से ही समझना है। इसमें बोला ये गया था कि जब सोडियम एल्कोऑक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो उस कंडीशन में ईथर प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया है, जैसा कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम समझते हैं 8वां अभिक्रिया। अब समझिए अगला अभिक्रिया, जिसमें है कैनी-जारो अभिक्रिया। कौन सा? कैनी-जारो अभिक्रिया। ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना। इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना। लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, कौन? एल्डिहाइड सांद्र NaOH, या आपका मन है तो KOH कर सकते हैं ना। सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, अम्ल का लवण, ठीक है, तथा एल्कोहल देता है। क्या?
एल्कोहल देता है तो इसी क्रिया को या इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको बता दूं यहाँ पे कि लिखा है कोई एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जैसे मान लेते हैं कि HCHO मेरे पास है। ठीक है, और अगर बात किया जाए यहाँ पे तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जैसे कोई एल्डिहाइड है, इसमें हमें NaOH या KOH मिलाना है। ये कोई क्षार है ना, यानी इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और जब इसकी रिएक्शन होती है तब कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देता है, यानी HCOONA। ध्यान देना, अगर यहाँ पे Na न लिख कर के H लिखते हैं हम तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता, लेकिन इस कार्बोक्सिलिक अम्ल पर जब सोडियम लगा देंगे तो इसका मतलब ये है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन चुका है। ठीक है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ध्यान देना। साथ ही साथ एल्कोहल में देखो कार्बन की संख्या बहुत कम है, इसलिए छोटा सा एल्कोहल देगा CH3OH। ठीक है, संतुलित करना है तो यहाँ दो कार्बन है, यहाँ एक ही है, यहाँ दो कर दो, मिला के देख लेना, सब ठीक रहेगा ना। इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप सभी को ये रिएक्शंस, ये अभिक्रियाएं समझ में अच्छे से आ चुकी होंगी। आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि हमने जितने अभिक्रिया सेलेक्ट किया था उन अभिक्रियाओं में से बहुत ही कम अभिक्रिया इसमें आपको हमने बताया है। अभी एग्ज़ाम के दृष्टि से कम 8-9 अभिक्रियाएं ऐसे हैं जो कि आपको ठीक से समझने चाहिए, जिसको इस वीडियो में मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी बनती चली जा रही है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जब ना, तो उस समय जो अधूरे रिएक्शंस हैं जो इसमें नहीं बता पाए वे अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, और इन सभी अभिक्रियाओं को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आना लगभग तय है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आना लगभग तय है, इसीलिए आप सभी लोग इस लेसन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो छोटी सी लाइक कीजिए। लाइक से ये होता है कि हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ भाई, आप मेरे कंटेंट को, आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके ग्रुप में अगर वीडियो हम नहीं डाल पाए तो उस कारण से ये होगा, यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज यूट्यूब वाले भेज देते हैं कि हाँ भाई, इस चैनल से एक वीडियो अपलोड किया गया है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से सब्सक्राइब करने के लाभ होते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेंगी कि और भी स्टूडेंट को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि मैं आप सभी का और भी मदद कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।